ओके, सो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम लेटेस्ट स्पेस में से वो पॉइंट और वो प्लेन्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली इंसिडेंट रे को डायफ्रैक्ट करेंगी और आउटपुट में जो है हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगी. So this construction help us to determine the planes which will fulfill the diffraction conditions to incident in three-dimensional structure. सो लेट्स सपोज ये लेटेस्ट हमारे पास स्पेस है जिसमें हमने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन करानी है और वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ से जो इंसिडेंट रे है वो डायरेक्ट होके हमें स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रही है. सो इसमें कुछ 4-5 स्टेप हैं, वो मैनुअली मैंने आपको बताए हैं, वो बारी बारी हमने यहाँ पे फॉलो करने हैं जिससे हमें हमारी इवॉल्व कंस्ट्रक्शन जो है वो मिल जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया ए जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है और एक पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट पे पड़ेगी, उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं. सबसे पहले हमने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया है और लेट्स सपोज एक इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ पे आके इसको हिट करेगी और उसकी लेंथ कितनी होगी, वो जो भी रे है वो जितनी भी उसकी वेवलेंथ है उसके इनवर्स होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स आर डी की मदद से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स रे की वेवलेंथ हमारे पास होती है, उसको इन्वर्स कर लेंगे तो वो इसकी लेंथ होगी. सो हमारे पास जो ओ ए आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/, वेवलेंथ. ओके, अब हमने सादा सारा काम क्या करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है जिसको हमने ओरिजिन माना हुआ है, यहाँ से हमने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है कि ये जो हमारा इंसिडेंट पॉइंट है जिसको हम ए बोल रहे हैं ये उसके बिल्कुल सेंटर में आए. सो हमने यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बना देना है इस तरह से. सो अब जहाँ जहाँ पे ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है बेसिकली वो पॉइंट होंगे जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं, जो कि इस इंसिडेंट बीम में हमें डायफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो देंगे. सो आप देख सकते हैं बाकी के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनमें ये सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन ये डायफ्रैक्शन इस इंसिडेंट रे के साथ डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनाएंगे. सो सेकंड स्टेप अब हमने क्या करना है, हम ये जो हमारे पास ओ ए रियल स्पेस में ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही थी ये रियल स्पेस में थी. अब इसका रेसिप्रोकल पॉइंट निकालने के लिए हम वही मेथड करेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ से एक इस प्लेन के अक्रॉस एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे या जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे. बिल्कुल परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो जो हमारे पास इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट आ रहा है वहाँ तक ये जाके उससे मिल जाए. इसको हम बोल देते हैं बी. सो हमारे पास ये ओ बी किसको शो कर रहा है, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर को इस ओरिजिन के अक्रॉस जो हमारे पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट आएगा उसको ये वेक्टर जो है वो शो कर रहा है. और इसकी लेंथ क्या होगी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किसी भी रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उस प्लेन के डी एच के एल वैल्यू के इनवर्स होती है, ये इसकी वैल्यू होगी. सो जो रियल स्पेस में हमारे पास यहाँ पे प्लेन आ रही होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करते हैं जो कि इसको किसी पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करेगा. आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये जो इंसिडेंट बीम है ये इस प्लेन के क्रॉस कोई ना कोई एंगल बना रही होगी थीटा. सो आप फिगर से देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ओ से लेके ई तक की प्लेन है ये ओ बी के डबल है. अगर इसको कहें कि ये हाफ है तो ये ओ बी इसको 2 दफ़ा करेंगे तो ये ओ बी टोटल हमारे पास लेंथ जो है वो बन जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि ओ बी की जो मैग्नीट्यूड है वो ओ ई से डबल है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ई क्या है, ओ ई की वैल्यू जो है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी पड़ेगी कि ओ ई की वैल्यू हमारे पास क्या है. सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्राइंगल की हेल्प लेंगे. अगर आप ये ट्राइंगल देखें ये ओ ए ई ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी लेंथ 1/, वेवलेंथ है. सो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए. साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसका होगा ओ ई क्योंकि ये एंगल के सामने वाली साइड है ओ ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा ओ ए.
सो हमारे पास ओ ए की वैल्यू बच्चे क्या है, ये शुरू में हमारे पास गिवन है 1/λ, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वन ओवर लैम्डा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमें ओ ई की वैल्यू चाहिए। सो ओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इधर है और ये 1/λ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास ओ ई की वैल्यू, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सो ओ ई की वैल्यू हम इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि हमारा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है। रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर आ जाएगा तो हमारे पास पूरे का पूरा रेसिप्रोकल स्पेस भी आ सकती है। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू कुछ ये आ गई है। इसके अलावा इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। हमने जैसे मैंने बताया कि हमें पता है ओ बी जो कि एक रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके डी एच के एल वैल्यू के इन्वर्स के। सो ये हमारे पास दो वैल्यू हैं ओ बी के लिए, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। ओके, सो हमने जब इसको कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और इसको हम n से भी साथ भी लिख सकते हैं। n जो है वो डिनोट करेगा 1 2 3 को अप टू सो ऑन। सो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ वो वाले पॉइंट्स में हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न आएगा जो कि ओरिजिन से उसकी वेवलेंथ या उसके डबल या उसके ट्रिपल या उसके 4 टाइम डिस्टेंस जो हैं वो दूर पड़े हुए हैं, सिर्फ उनके लिए जो है वो डायफ्रैक्शन का पैटर्न आएगा। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि बाकी जो पॉइंट थे जो कि उसकी वेवलेंथ से कम या उसके वेवलेंथ का हाफ इंटीजर मल्टीपल आगे पीछे ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। सिर्फ महसूस पॉइंट पे जो है वो डायफ्रैक्शन का पैटर्न होगा। जिस तरह आपने ये बी वाले पॉइंट के लिए वो प्रोसेस किया है, सेम उसी तरह हमें ये बाकी दोनों के लिए भी करना है। मतलब हम यहाँ से लेटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इसके लिए ड्रॉ करेंगे, फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके लिए भी जब वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारे पास वैल्यू आएगी। सेम इसी तरह इसके लिए ये जो पॉइंट लेट्स सपोज को डी बोल दें, इसके लिए भी जब हम इसको इससे मिलाएंगे, फिर इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और उससे भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी जैसे बी के लिए आई है। सो यहाँ से हमारे पास ये जो ए बी है ये हमारे पास डायफ्रैक्टेड रे होगा। ओ ए हमारे पास क्या था, इंसिडेंट रे, ए बी हमारे पास क्या होगा, डायफ्रैक्टेड रे। और याद रखें बच्चे, ओ ए की मैग्नीट्यूड और ए बी की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी। अगर हमारे पास ओ ए की मैग्नीट्यूड 1/λ आई है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/λ ही आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक सर्कल है। ये सर्कल से यहाँ तक का फासला अगर रेडियस है तो यहाँ से लेके यहाँ इस वाली एज का फासला भी रेडियस ही होगा। उससे कम और उससे ज़्यादा वाले रेडियस में आते ही नहीं हैं, शुमार ही नहीं होते। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है जहाँ पे वो हमारी डायफ्रैक्शन जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हुई है। सो इसकी हेल्प से हम करते क्या हैं कि हम बेसिकली एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी रेसिप्रोकल लेटिस में हम वो पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं जिससे मिलके पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। उस वेक्टर को हम बोलते हैं ब्रैग्स वेक्टर, क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर वो हैं जो कि ब्रैग्स कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको ब्रैग वेक्टर बोलते हैं। तो उसके लिए फिर सादा सा मैं जो फिगर हमने लास्ट में पढ़ी है वही मैं बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास इवॉल्व सफ़ियर था और उधर से एक इंसिडेंट बीम आ रही थी जिसको हम बोल रहे थे इंसिडेंट वेव वेक्टर। सो ये हमारे पास ओ ए इंसिडेंट वेक्टर जब इसको बोलेंगे रियल स्पेस में, सो इसको सिंपली हम करेंगे क्या, इसको इसकी लेंथ को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे कि मतलब ये पूरे के पूरे सर्कल में कहीं पे भी जो है वो रिवॉल्व कर सकता है, किसी भी जगह पे सर्कल के अंदर जहाँ जहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था किसी एक पॉइंट पे नहीं सिर्फ वो कर रहा होगा, उसके 3-4 और पॉइंट भी हो सकते हैं जहाँ पे वो सर्कल डायफ्रैक्ट कर रहा, उसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो उन सब पॉइंट में जहाँ पे भी आप उसको लेके जाएंगे तो मेन लेंथ उसकी सेम वही रहेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम उसे वेव वेक्टर बोल सकते हैं और रियल स्पेस में हम उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा 2 पाई/λ। सो सेम इसी तरह हमारे पास ओ बी फिर होगा
डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, और इसको हम के प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम रेसिप्रोकल के लिए प्राइम या जिसे स्टेरिक कवर्ड बोलते हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर था ये था रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल जी से। रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो होगा उसको हम जी से करते हैं, जिस तरह रियल स्पेस में हम उसको कैपिटल टी से करते हैं। सो रियल स्पेस में जिस तरह हमारे पास ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि हम ए बी सी के अलॉन्ग इस तरह मूव करके रियल स्पेस में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसी तरह जी के लिए हमारे पास इक्वेशन है, ये शो करती है रेसिप्रोकल लेटिस के लिए। उसमें ए की जगह ए स्टेरिक आ गया, बी की जगह बी स्टेरिक आ गया और सी की जगह सी स्टेरिक आ गया। सो जहाँ पे भी आपको कैपिटल जी लिखा हुआ नज़र आएगा दैट्स मीन कि ये रेसिप्रोकल लेटिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। सो अगर आप गौर करें हमारे पास दो वेक्टर थे ओ ए और हमारे पास वेक्टर था ए बी, उसके बाद हमें डायफ्रैक्टेड वेक्टर मिला था। तो अगर आप सिंपल हेड टू टेल रूल भी देखें तो अगर ये हमारे पास के है और ये हमारे पास जी है, तो ये हमारे पास जो के प्राइम होगा ये किसके इक्वल होगा, के प्लस जी के इक्वल होगा। सो यहाँ से हमारे पास के प्राइम की वैल्यू आती है के प्लस जी, हेड टू टेल रूल की मदद से हमने ये निकाला। और उसके अलावा हमने देखा था कि ये जो हमारे पास इंसिडेंट वेव वेक्टर है और डायफ्रैक्टेड वेव वेक्टर है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये कंडीशन है, और हम इसको स्ट्रक्चर से देख भी सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ओ ए हमारे पास के वेक्टर है और हमारे पास ओ बी जो है ये के डैश या के प्राइम जो है हमारे पास वेक्टर है। अगर हम इनका मॉडुलस खत्म करें तो इनकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन दोनों साइड का इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों साइड पे के प्राइम हमारे पास था के प्लस जी, सो इसका भी स्केयर लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें सिंपली तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये के, ठीक है, के स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2kg आ जाएगा। यहाँ से सिंपली हमारे पास के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास जी स्केयर प्लस 2kg इसके इक्वल आ गया 0 के। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन है दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें जो है वो पॉइंट मिलेगा जो कि इंसिडेंट रे से डायफ्रैक्ट होके कहाँ कहाँ पे प्लेन हमें जो है वो मिलेगी। सो जी हमारे पास क्या है, बेसिकली ये रेसिप्रोकल लेटिस है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है, जबकि के जो है हमारे पास ये रियल लेटिस वेक्टर है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम दोनों रियल और रेसिप्रोकल लेटिस को आपस में एक रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें रेसिप्रोकल लेटिस पे पॉइंट मिलेगा और कहाँ कहाँ पे नहीं मिलेगा।